हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एईसी व्यावहारिक हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक गिवन है कार्यालय से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, मतलब कि वो शब्द, वो वर्ड्स जो कि कार्यालय में, प्रशासन में यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो आज हम उन शब्दों को जानेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रशासन में तथा आपका जो कार्यालय संबंधित काम है उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या जानेंगे हम? कार्यालयों में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका यूज़ कार्यालय में, प्रशासन में किया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जिनका यूज़ किया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यूज़ होने वाले शब्द लिखने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए, मतलब कि कार्यालयों में प्रयोग होने वाले पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पूछा जाए, तो आप ये जो हिंदी के शब्द हैं इनको लिख देना एंड इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना। जैसे लेखा का मतलब क्या होता है, अभियोग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये शब्द आप लिख सकते हैं एंड इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा कि लेखा का मतलब क्या होता है, अभियोग का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में भी आप लिख देंगे तो बेटर है। अगर नहीं आता आपको इंग्लिश में, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में हमने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इंग्लिश वर्ड से आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कनेक्ट करने में हिंदी के शब्दों को, ठीक है। अगर इंग्लिश में याद हो तो हिंदी में याद आ ही जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में मेनली आपको हिंदी में लिखना होगा कि अभियोग क्या होता है, अभियुक्त, अधिनियम, ये सारे शब्द जो है वो यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है लेखा। अब अकाउंट जो है वो कई तरीके के होते हैं। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन शो होती है कि आपने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने आपने विड्रॉ करवाए, ठीक है। एंट्री भी करवाते हैं आप, पासबुक में एंट्री करवाते होंगे। तो अकाउंट जो है वो कई तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है जो आप बैंक में खुलवाते हैं। एक अकाउंट क्या होता है? किसी व्यक्ति का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे आप जिस भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते होंगे, उन कॉलेज की अथॉरिटी के पास आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट अकाउंट होता है कि आपने कब एडमिशन लिया था, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है एंड आप जो है कौन से सेमेस्टर में हैं, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आपका मोबाइल नंबर, तो आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है जिस भी आप कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको अकाउंट बोल सकते हैं कि उनका आपके पास कंप्लीट अकाउंट होता है, उनके पास आपका कंप्लीट अकाउंट होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वर्ड देखिए एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? अभियोग, मतलब कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर दोष आरोपण करना, ठीक है, किसी पर कोई आरोप लगाना। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। अभियुक्त मतलब कि जिस पर कोई दोष लगाया गया हो, कोई आरोप लगाया गया हो, ठीक है। मतलब कि हम जिस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, जिस पर कोई दोष लगाते हैं, उसको एक्यूज्ड बोलते हैं, यानी कि आरोपी, अभियुक्त, ठीक है। अधिनियम, अधिनियम का मतलब क्या होता है? जब कोई कानून बन जाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। कानून को हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। एक्टिंग मतलब कि कार्यकारी। कार्यकारी क्या होता है? जो कोई काम कर रहा है, ठीक है, काम करने वाला। अब एक्टिंग जो है ये दो तरीके से ले सकते हैं आप। एक तो जैसे कोई व्यक्ति जो है वो एब्सेंट होता है, किसी कार्यालय में काम करने वाला जब कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर कोई और काम करता है, तो वो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कार्यकारी यानी कि एक्टिंग कहा जाएगा। इसके अलावा कार्यकारी का मतलब होता है जो नियमों की देखभाल करता है, नियम अच्छे से लागू हो गए यानी, ठीक है, मतलब कि जो अपना काम करता है, नियमों की देखभाल करता है, उसको कार्यकारी कहा जा सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन। इसका तो आपको पता ही होगा प्रशासन क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट को हिंदी में प्रौढ़ बोलते हैं,
ठीक है। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। जैसे आप अगर कुछ भी सामान बनाने का ऑर्डर देते हैं किसी को भी, जैसे सपोज़ आप गए कपड़े की शॉप पर एंड आपको कोट पैंट चाहिए था, लेकिन उनके पास उस कलर का कोट पैंट नहीं है जिस कलर का आपको चाहिए, ठीक है। तो आप उनको कुछ पैसा एडवांस भी दे सकते हैं कि वो मंगवा कर रख लें, ठीक है। तो एडवांस यानी कि काम होने से पहले कुछ भुगतान करना, ठीक है, कुछ पैसे देना। एडवाइस मतलब कि सलाह। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट यानी कि वकील, इसको अधिवक्ता भी कहा जाता है, जो किसी और के बिहाफ पर बोलता है, ठीक है। जैसे जो कोर्ट केस होता है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने साथ अपना एडवोकेट लेकर जाता है। एडवोकेट जो है वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर अपनी बात जज के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जो किसी और के बिहाफ पर कोई बात बोले, ठीक है, अधिवक्ता। एजेंट का मतलब क्या होता है, अभिकर्ता। एजेंट दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंट एंड एक्सक्लूसिव एजेंट, ठीक है। तो एजेंट जो है वो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे ये जो बैंक में होते हैं जो कि लोगों को लोन के बारे में बताते हैं, आपको कोई लोन वगैरह चाहिए हो तो उसके बारे में आपको एजेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। LIC वगैरह से रिलेटेड, बीमा वगैरह से रिलेटेड, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाते हैं, एजेंट। इसके अलावा MLM यानी कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अप्रोच करता है किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो भी एक तरीके से आप एजेंट मान सकते हो उसको भी, वो भी एजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि जो व्यक्ति किसी और के लिए काम करे, ठीक है, उसको भी एजेंट कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, एयरप्लेन वायुयान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अलावेंस ये इम्पोर्टेंट है, भत्ता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी अधिकारी जो होते हैं, उनको वेतन तो मिलता है, उसके साथ साथ उनको बेसिक अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे घर के लिए हाउस से रिलेटेड अलाउंस मिलता है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, तो ये सब कुछ। एम्बेसडर यानी कि राजदूत, ठीक है। हर कंट्री में एक एम्बेसडर होता है जिसको दूसरी कंट्री में किसी स्पेसिफिक काम के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया राजदूत। संशोधन का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट। किसी भी कानून में जब कोई बदलाव किया जाता है लीगली, तो उसको संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कहा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें भी काफ़ी बार संशोधन किए हुए हैं, मतलब कि संशोधन मतलब कि उसमें कुछ बदलाव किए गए। संशोधन का मतलब एक तरीके से आप चेंजेस यानी कि बदलाव से लगा सकते हैं, जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट में या लीगल एक्ट में जो चेंज किया जाता है उसको संशोधन कह सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आवेदन पत्र। अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कई जगह पर, तो वो भी आवेदन पत्र हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप जैसे पानी के कनेक्शन के लिए भी एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है उसी को आवेदन पत्र बोलते हैं। मतलब कि किसी चीज़ के लिए जब हम आवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं या जो भी वो देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसी को आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन कहा जाता है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन यानी कि एक्सेप्टेंस, ठीक है। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट जब तक लागू नहीं होता तब तक वो बिल होता है, ठीक है। वो जो बिल बनता है उस पर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होता है, ठीक है। डिस्कशन होने के बाद ही कोई भी बिल एक्ट बनता है, लेकिन उससे पहले उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेजा जाता है। आपने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा होगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो उस पर अपना अप्रूवल देता है यानी कि कंसेंट देता है। तो अप्रूवल मतलब कि अनुमोदन यानी कि सहमति, ठीक है, एक्सेप्टेंस या फिर कंसेंट भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेंच का मतलब क्या होता है। ये बेंच जो है इसका यूज़, इस टर्म का यूज़ कोर्ट में, न्यायालय वगैरह में किया जाता है, ठीक है। बेंच का मतलब होता है न्यायपीठ, ठीक है। कोई भी बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं,
जैसे अगर कोई बहुत बड़ा केस हो या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव केस जो होता है जिसमें एक जज के फैसले से संतुष्टि ना मिले, ऐसे केस में क्या होता है, एक बेंच बनाई जाती है जजेस की। ठीक है, तो ये जो बेंच होती है इसमें 5 जज भी हो सकते हैं, 7 जज भी हो सकते हैं एंड 9 जज भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस के ऊपर कि जो केस है वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो जो बहुत ही गंभीर एक तरीके से बोल सकते हैं केस होते हैं, जो बहुत ही गंभीर केस होते हैं उसमें क्या होता है, बेंच बनाई जाती है जजेस की। इसमें या तो 5 जज होते हैं या 7 या 9, ये संख्या फिक्स होती है। ठीक है, या तो 5 जज होंगे या 7 या 9। ठीक है, तो वो सारे जज जो है वो आपस में डिस्कशन करके फिर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे केसेस जिसमें संविधान की व्याख्या करने की ज़रूरत हो, ऐसे केसेस को भी सॉल्व करने के लिए बेंच बुलाई जाती है। ठीक है, कोर्ट में। बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक। कोई भी कानून बनने से पहले क्या कहलाता है, बिल यानी कि विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर कोई भी लेक्चर देते हैं पब्लिकली, ठीक है, तो उस चीज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है टेलीविज़न पर या फिर रेडियो पर भी उसको सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो लाइव टेलीकास्ट होता है मतलब कि जो सीधा प्रसारण होता है उसको ही ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस का मतलब व्यापार। सेंसस यानी कि जनगणना, आपको पता ही है हर 10 साल में जनगणना की जाती है, सेंसस किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, परिपत्र। अब सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी। ठीक है, जब आप स्कूल में थे तब भी आपने सुनी होगी कि सर्कुलर आया है, आज की छुट्टी होगी, या फिर बहुत सारे सर्कुलर्स आते रहते हैं स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। तो सर्कुलर मेनली क्या होता है, सर्कुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा सकता है। ठीक है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है, जब आप स्कूल में थे तो सर्कुलर कौन जारी करता था, CBSE। ये बोलते थे कि CBSE का सर्कुलर आया है। ठीक है, एंड अब जब आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो सर्कुलर कौन देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सर्कुलर हमेशा जो हायर अथॉरिटी है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एंड कब दिया जाता है सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। जब एक हायर अथॉरिटी अपनी सारी लोअर अथॉरिटीज़ को कोई सूचना देना चाहती है तो वो एक सर्कुलर जारी करती है, मतलब कि एक नोटिस की तरह ही होता है ये, लेकिन एक ही साथ बहुत सारे लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आता है तो वो एक कॉलेज में नहीं आता, बल्कि वो जितने भी कॉलेजेस होंगे दिल्ली के उन सभी कॉलेजेस में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब CBSE को कोई बात बतानी हो एंड सारे स्कूल्स में बतानी हो, या सारे स्कूल्स में जब कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो, तो भी CBSE एक सर्कुलर निकालता है जो कि एक स्कूल में नहीं बल्कि जितने भी स्कूल्स होंगे उन सभी में जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर मतलब कि एक साथ बहुत बड़े लेवल पर कोई नोटिफिकेशन पहुंचाना हो तो उसको सर्कुलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्लर्क आपको पता ही है, ये क्लर्क का मतलब होता है लिपिक। कमीशन का मतलब होता है आयोग। आयोग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं आप एक तरीके से। फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, एंड बहुत सारे कमीशन होते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, एंड आपने बहुत सारे कमीशंस के नाम सुने भी होंगे। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था पहले, जिसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कमीशंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार। अब कोरेस्पोंडेंस यानी कि पत्राचार क्या होता है, पत्राचार का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेटर लिखता है, पत्र लिखता है एंड पत्र के माध्यम से अपनी बात बोलता है, तो इसको पत्राचार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, ये भी आपको पता ही होगा। डेलीगेट मतलब कि प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि कौन होते हैं, आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्शन के टाइम पर हम जिसे वोट देते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि डेलीगेट्स होते हैं।
ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब कि प्रजातंत्र, जिसे लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। डेप्यूटेशन मतलब कि शिष्टमंडल। एस्टेट का मतलब होता है संपदा। अब संपदा क्या होती है? हमारी जो सरकार होती है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से मूवेबल या इमूवेबल, मतलब कि चालित या अचालित जो संपदा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको एस्टेट कहा जा सकता है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एस्टिमेट मतलब कि आकलन, किसी चीज़ का कंप्लीट आकलन करना, ठीक है, मतलब कि गिनती करना, उसको एस्टिमेट बोल सकते हैं, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, ठीक है। आपने सुना होगा पहले बार्टर सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी, मतलब कि एक्सचेंज सिस्टम होता था, विनिमय पद्धति जिसे बोलते थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कि जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान भेजा जाता है व्यापार के लिए, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई चीज़ आती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फैक्योरिटी मतलब कि निकाय। फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है वित्त मंत्री। फाइनेंस मतलब कि जो पैसों से रिलेटेड हो, वित्त, ठीक है। फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल, ठीक है, मतलब कि जो आग बुझाने का काम करते हैं। फॉर्मूला यानी कि सूत्र। गजट का मतलब होता है सूचना पत्र। इसमें क्या होता है, जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी हायर अथॉरिटी को कोई सूचना जारी करनी हो, कोई सूचना देनी हो, तो उसको वो कैसे जारी करते हैं? गजट के माध्यम से जारी करते हैं, ठीक है। तो गजट का मतलब होता है सूचना पत्र, एक पत्र जिसमें कोई सूचना दी जाती है सभी लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट यानी कि सरकार। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। अब ये देखिए, कार्यालय आदेश क्या होता है? कार्यालय आदेश क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई भी कार्यालय या किसी भी ऑफिस में जब कोई आदेश, कोई सूचना जारी की जाती है तो उसको कार्यालय आदेश बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कार्यालय में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो लेट आते हैं, तो कार्यालय क्या सूचना जारी करेगा, क्या आदेश जारी करेगा कि सबको टाइम से आना है, ठीक है, ताकि सभी लोग टाइम से आए। एंड इस पर जो व्यक्ति जारी करता है ये आदेश, उसके हस्ताक्षर भी होते हैं, ठीक है। एंड कार्यालय आदेश जो है, इसमें सूचना प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। तो कार्यालय आदेश एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जैसे कर्मचारी अगर लेट आते हैं तो जारी किया जा सकता है, या फिर और भी कई तरीके के कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं जिस पर जारीकर्ता के भी सिग्नेचर होते हैं एंड जिनको सूचना मिली है उनके भी सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। कार्यालय ज्ञापन अपने अधीनस्थ विभागों एवं मंत्रालयों के अधिकारियों के पास सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे कोई भी हायर अथॉरिटी जो है, कोई भी अपर लेवल का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वो अपने अंडर यानी अपने सबॉर्डिनेट जो उसके कार्यालय होते हैं, उनको अगर कोई भी सूचना भेजनी हो तो ये जारी करता है। इसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक मंत्रालय से दूसरे छोटे मंत्रालयों में भी भेजा जा सकता है एंड कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी भेज सकता है। अधीनस्थ का मतलब होता है उसके अंडर काम करने वाले, ठीक है। इसमें ज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम लिखा होता है, मतलब कि जो भी ये जारी करेगा ज्ञापन, इसका जारी करने वाले का नाम एंड सरनेम लिखा होता है इसमें, ठीक है। दिनांक भी लिखा होता है, अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं, ठीक है। बिना सिग्नेचर के कोई भी आप पत्र मान ले या फिर कोई भी सूचना पत्र या ज्ञापन वगैरह कुछ भी बिना सिग्नेचर के कोई भी चीज़ वैलिड नहीं मानी जाती, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वैलिड तभी होती है जब उस पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो ज्ञापन जो होता है वो भी तभी वैलिड होता है जब उस पर
ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम जारी करने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो सिग्नेचर होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिन जिन विभागों को यह भेजा जाता है उन्हें तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाता है। हार्ड कॉपी कार्यालयों में भेजी जाती है। आजकल कागज़ बचाने के उद्देश्य से इसको वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाता है। जैसे जो सर्कुलर आते हैं आपके, ये सर्कुलर की तरह ही मान सकते हैं आप। ठीक है, तो जो आपके सर्कुलर आते हैं वो वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि कागज़ भी बचाए जा सके, क्योंकि आपको पता ही है कितने पेड़ काटे जाते हैं एक कागज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो कागज़ बचाने के लिए भी इनको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नोटिफिकेशन मतलब कि अधिसूचना। भारत सरकार के संयुक्त सचिव वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन। एंड ये जो नोटिफिकेशन होता है इस पर प्रपत्र संख्या लिखी जाती है, डिस्पैच संख्या लिखी जाती है। ठीक है, एंड अधिकारी जो भी ये नोटिफिकेशन जारी करता है उसके सिग्नेचर इस पर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है अधिसूचना। उसके बाद आता है अनुस्मारक रिमाइंडर। इसमें क्या होता है, कार्यालय पत्र, ज्ञापन या कार्यालय आदेश इत्यादि भेजे जाने के बाद यदि विभाग या मंत्रालय उनके निर्देशों का पालन नहीं करते या कार्य करने में विलंब करते हैं तो अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कार्यालय पत्र या फिर कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश अगर जारी किया जाए, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि कोई कार्यालय है जिसमें जो कर्मचारी है वो समय से नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए कार्यालय आदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, अब अगर फिर भी आदेश आने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं होता, वो फिर भी लेट आते हैं या फिर भी वो अपना तरीका चेंज नहीं करते, तो एक अनुस्मारक मतलब कि रिमाइंडर भेजा जाता है कि अपना तरीका चेंज कर लीजिए, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को रिमाइंडर यानी कि अनुस्मारक कहा जाता है। दोबारा एक बार याद दिलवाया जाता है एंड अगर फिर भी ना माने तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उन पर लिया जाता है। ठीक है, अब आदेश क्या होता है, आदेश का मतलब ऑर्डर। आपने सुना होगा कि ऊपर से ऑर्डर आया है यानी कि ऊपर से आदेश आया है। तो आदेश जो है वो जो हायर अथॉरिटी है वो जारी कर सकती है अपने कर्मचारियों को कोई बात बोलने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, जैसे अवकाश यानी कि छुट्टी से रिलेटेड आदेश हो सकता है। वेतन निर्धारण मतलब कि सैलरी बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, इससे रिलेटेड कोई भी आदेश आ सकता है। ठीक है, तो ये कार्यालयों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट यानी कि पावती क्या होती है, जब आप कोई भी पत्र या कोई भी दस्तावेज़ कहीं पर भी जमा करते हैं तो आपको एक रसीद या एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, रसीद ही दी जाती है जिस पर आपका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है, डिस्पैच नंबर उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो वो जो रसीद होती है वो ही एक्नॉलेजमेंट कहलाती है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कहीं पर अपने दस्तावेज़ यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए किसी भी मंत्रालय में या कहीं पर भी, तो आपको उनसे रसीद ज़रूर लेनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ये एक तरीके से सबूत होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, सबमिट करवाए हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे इम्पोर्टेंट प्रशासन से संबंधित। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।